Today we discuss about application of Gauss law। हमने प्रीवियस लेक्चर में गॉस लॉ डिराइव किया और उनके बारे में डिस्कशन की। हम जानते हैं किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए गॉस के लॉ का यूज किया जाता है। उसका मैथमेटिकल फॉर्म फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि E इंटू ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन 0 से दिया जाता है। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड और आउटसाइड गॉसियन सरफेस की दोनों साइड जो चार्ज होते हैं उनकी वजह से होते हैं, और उससे जो टोटल फ्लक्स हमें मिलता है वो फ्लक्स गॉस का लॉ ये बताता है कि ये फ्लक्स जो गॉसियन सरफेस है उससे इनक्लोज चार्ज को परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से डिवाइड करने से हमें मिलते हैं। ये गॉस के लॉ का यूज करके हम किसी सिमेट्रिकल सिस्टम के लिए सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो हमें समेशन लेना पड़ता है सभी चार्ज का, या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, और ऐसे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह तो नहीं मिल सकता, लेकिन कोई स्पेशल केस में हम ये गॉस के लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए अब हम ऐसी कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम के में गॉस के लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। गॉस के लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन तो हम ये करते हैं कि एक वायर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। कंडक्टिंग वायर जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और लॉन्ग स्ट्रेट है और आइडियली वो इनफाइनाइट है। यहाँ मैंने फिगर में एक ऐसा वायर ड्रॉ करने की कोशिश की है, और ये वायर को एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी कि एक्सिस की दोनों साइड मिरर इमेज की तरह वो इक्वली यूनिफॉर्मली चार्ज है और वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और स्ट्रेट वायर है। ये वायर पर हम किसी ये पॉइंट मान लेते हैं, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर किसी पॉइंट, ये पॉइंट को मैं वो नाम दे देता हूँ, और ये वो पॉइंट से ये आर दूरी पर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये पॉइंट, उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी, और ये जो डिस्टेंस है ओ पी, ये ओ पी डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ। बाद में ये पॉइंट पी से मैं आर डिस्टेंस फिक्स रख के ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ वायर की अराउंड, ऐसा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो यह सर्कल पर जो मुझे सभी पॉइंट मिलेंगे, ये मान लो कि पी डैश, ये पॉइंट को पी डबल डैश बोल दूँ, ये पॉइंट को पी ट्रिपल डैश बोल दूँ, तो मुझे ऐसे सभी पॉइंट मिलेंगे। ये सभी पॉइंट के लिए ये ओरिजिन से ओ से डिस्टेंस आर रहेगा, और हम जानते हैं कि वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, और ये नेगेटिवली चार्ज होगा तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। हम यहाँ मान लेते हैं आइडियली कि ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है, और ये वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है। हम जानते हैं डेफिनेशन से, लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स चार्ज अपॉन लेंथ। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और अगर लैम्बडा ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड होगा। यानी कि यह सर्कल पर जो हमें सभी पॉइंट मिले पी, पी डबल डैश, पी ट्रिपल डैश, ये सभी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। ये समझने के लिए ये वायर में हम दो लेंथ एलिमेंट, लाइन एलिमेंट कंसीडर करते हैं। ये P1 और P2, ये दो लाइन एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं और इनके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ये जो P1 एलिमेंट है, ये P1 एलिमेंट से हमें ये P पॉइंट पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ऐसे ये डायरेक्शन में, ये P1 लाइन एलिमेंट से। बाद में ये P2 लाइन एलिमेंट से हमें पॉइंट P पर
ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये डायरेक्शन में। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो मिले P1 और P2 लाइन एलिमेंट से, उनको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। यह हमें P1 लाइन एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला ये P पॉइंट पर, उसका हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। बाद में हमें जो ये P2 लाइन एलिमेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसे भी दो कंपोनेंट में बांट देते हैं। ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट और ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट। हम देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन एलिमेंट से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उनमें जो ये वायर की एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट यानी कि रेडियल डायरेक्शन से जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करते हैं और सिर्फ रेडियली कंपोनेंट जो रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो दोनों सम होता है और हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में मिलता है। यानी कि ये डिस्कशन का कंक्लूजन ये है कि ये वायर के सिमेट्रिकली किसी भी पॉइंट पर हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रेडियली आउटवर्ड रहेगी। और एक बात ये भी खास नोट करनी है, हमने पहले से ही एज्यूम किया है कि ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, यानी कि हमने जो ये P पॉइंट का लोकेशन लिया ये पॉइंट P के लोकेशन या पोजीशन पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हम किसी भी जगह P पॉइंट ले उसकी दोनों साइड इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसलिए किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड रहेगी इन केस ऑफ लैम्बडा ग्रेटर देन 0, अदरवाइज वो रेडियली इनवर्ड रहेगी। अब ये वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हम ऐसे एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस ले लेते हैं। यह हमारे इनफाइनाइटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है और ये हमने एक गाउसियन सरफेस कंसीडर की है, ऐसा एक सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस। ये सिलेंडर की लेंथ L है और ये हमने जो P पॉइंट कंसीडर किया था ये सिलेंडर की रेडियस R है और उसकी लेंथ L है। और यहाँ किसी भी ये सिलेंडर की सरफेस पर जो ये पॉइंट हो गए ये पॉइंट P के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड रहेगी। और ये सिलेंडर के जो ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट है ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट यहाँ भी किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो रेडियली आउटवर्ड ही रहेगी, लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शनल दोनों साइड के क्रॉस सेक्शनल पार्ट है उनके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। ये किसी भी पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये दोनों क्रॉस सेक्शनल पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगी, यानी कि टोटल फ्लक्स 0 होगा। लेकिन ये जो कर्व्ड पार्ट है ये कर्व्ड पार्ट में एरिया वेक्टर यानी कि रेडियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल वेक्टर में, यानी कि ये जो सरफेस है ये सरफेस से हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। आइए अब हम गॉस के लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E इंटू A इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E, पहले मैं E लिख देता हूँ। और एरिया की बात करें ये एरिया में ये दोनों क्रॉस सेक्शनल एरिया का फ्लक्स 0 रहेगा, इसलिए यह सिर्फ कर्व्ड पार्ट का ही हम एरिया कैलकुलेट करेंगे और ये एरिया होगा 2 पाई RL। यहाँ R ये सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस की रेडियस और L उसकी लेंथ है, इज इक्वल टू होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं
कि हमने जो ये यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर लिया है उसकी ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लेम्बडा है और लेम्बडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। यहाँ हमने जो सिलिंड्रिकल पार्ट कंसीडर किया है उसमें जो वायर है उसकी लेंथ हमने कंसीडर की है एल, यानी कि हमारा जो चार्ज होगा ये क्यू एनक्लोज होगा, हमारी गाउसियन सरफेस से एनक्लोज चार्ज इज इक्वल टू होगा लेम्बडा एल। ये हम यहाँ पुट कर देते हैं तो हमें फाइनली मिलेगा ई इंटू 2πr_L इज इक्वल टू लेम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों साइड से एल एल कैंसल, तो फाइनली हमें मिलेगा ये वेक्टर ई इज इक्वल टू लेम्बडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन 0। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियल वेक्टर, यानी कि एन कैप में बोल देता हूँ, ये रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में। सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में होगी और ये आउटवर्ड होगा लेम्बडा ग्रेटर देन 0 के केस में, और लेम्बडा लेस देन 0 नेगेटिव के केस में रेडियली इनवर्ड होगा। और हम देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड उनके रेडियल डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है। यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिला उसमें नोटिस करना के बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी गाउसियन सरफेस के इनसाइड और आउटसाइड वायर का जो सभी पार्ट है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन हमने जो ये चार्ज का यूज किया वो हमेशा एनक्लोज्ड चार्ज होता है। और ख़ास क्रूशियल बात ये है कि हमने पहले से ही एज्यूप्शन ऐसा लिया था कि हमारा वायर जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, अदरवाइज हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड कह नहीं सकते, क्योंकि अगर वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होता तो ये सिमेट्री हम कंसीडर नहीं कर सकते। और ऐसे में ये हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन 100% हम श्योर नहीं बता सकते कि वो रेडियली आउटवर्ड ही होगी। लेकिन ये जो हमें रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट वायर के किसी भी सेंट्रल पार्ट के किसी भी पॉइंट के लिए, सेंट्रल पार्ट के नियर बाय एरिया में जो किसी भी पॉइंट है उनके लिए 100% ट्रू है, क्योंकि ऐसे केस में हम वायर के दोनों एंड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं ये दोनों एंड के इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट को इग्नोर कर सकते हैं। हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पहले केस में इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया। अब हम इनफाइनाइटली प्लेन शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं जो यूनिफॉर्मली चार्ज है और इनफाइनाइटली है, यानी कि एसी प्लेन यहाँ जो फिगर में दिखाई गई है ये एसी प्लेन शीट है। यहाँ मैंने ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है। ये प्लेन शीट एसी प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और यूनिफॉर्मली चार्ज है, और हम मान लेते हैं कि उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। यह सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अब हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए एक ऐसी सिमेट्रिकल सिलिंड्रिकल गाउसियन सरफेस लेते हैं। सॉरी, ये हम सिलिंड्रिकल सरफेस भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ फिगर में ऐसी एक पैरेललोपाइड सरफेस ली है। ऐसी सरफेस, ये सरफेस सिलिंड्रिकल, ये जो सरफेस है, ये जो प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट ये जेड डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। और हमने जो ये गाउसियन पैरेललोपाइड ये सरफेस ली है, ये सरफेस एक्स डायरेक्शन में है। ये हमारी गाउसियन सरफेस एक्स डायरेक्शन में है और ये प्लेन शीट जेड डायरेक्शन में है। और हम ऐसा सिमेट्री से मान लेते हैं कि ये जो प्लेन शीट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट नहीं है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। और हम ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसा ये प्लेन है, ये ऐसे प्लेन का दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये साइड ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये साइड
ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि वाई और जेड कोऑर्डिनेट से इंडिपेंडेंट है। ये साइड ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा और ये साइड ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। हमने जो ये पैरेललोपाइप्ड सरफेस कंसीडर की है, ये सरफेस के जो ये वो पार्ट है, ये पार्ट या ये पार्ट, यानी कि इसके साइड के ये जो सभी पार्ट है, ये सभी पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और उनके एरिया वेक्टर के नॉर्मल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी। और यहाँ भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये सिर्फ जो ये पार्ट, ये क्रॉस सेक्शनल आउटसाइड वाला पार्ट, ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट और ये क्रॉस सेक्शनल पार्ट, ये दोनों पार्ट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम रहेगी। इसलिए ये फ्लक्स में उसका फ्लक्स कैलकुलेशन होगा, बाद में सारा के सारा फ्लक्स कैंसिल होगा। ये हम यहाँ अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये पैरेललोपाइप की जो ये सरफेस है, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस और सामने वाली ये जो सरफेस है, वो सरफेस में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल रहेंगे, इसलिए फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा होगा, ये सरफेस, ये सरफेस, ये निचली वाली सरफेस और ये पिछली वाली सरफेस, ये सभी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर नॉर्मल होने के कारण कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा। लेकिन सिर्फ ये जो यहाँ 1 और ये 2, ये दोनों जगह हमें फ्लक्स मिलेगा। और हम मान लेते हैं कि ये जो सरफेस एरिया है उनका एरिया ए है, और यहाँ हमने जो ये फिगर में 1 से एरिया बताया है, ये 1 से जो एरिया है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही है। इसलिए हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा ई ए। ये दोनों की डॉट प्रोडक्ट में मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ, ई ए होगा, ई की डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी नेगेटिव एक्स। ये पहली ये सरफेस की मैंने बात की है। बाद में ये दूसरी वाली सरफेस है, उनका एरिया भी ए है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म चार्ज होने के कारण सेम ही है, यानी कि यहाँ भी फ्लक्स होगा ई ए। और ये दोनों की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव एक्स और ये भी पॉजिटिव एक्स, यानी कि ये दोनों फ्लक्स, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये पहली सरफेस से हमें जो फ्लक्स मिला φ1 इज इक्वल टू ई ए और दूसरा फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू ई ए, ये दोनों फ्लक्स ऐड हो जाएगा और हमें नेट फ्लक्स मिलेगा φ इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू 2E ए। अब मैं गॉस के लॉ का यूज करके लिख सकता हूँ। गॉस के लॉ अकॉर्डिंग फ्लक्स φ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखता हूँ E और सरफेस एरिया यानी कि A इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। अब हम जानते हैं, हमने एज्यूम किया है कि ये प्लेन शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और एरिया ए है, इसलिए ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन ए, यानी कि क्यू एनक्लोज इक्वल टू होगा सिग्मा ए। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यू एनक्लोज इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दोनों साइड से सिग्मा ए, और ये जो हमें फ्लक्स मिला φ इज इक्वल टू ई ए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन यहाँ हमें जो फ्लक्स मिला है वो फ्लक्स है φ इज इक्वल टू 2E ए, यानी कि 2E ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ दोनों साइड से ए कैंसल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमें इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिला। और अब मैं वेक्टर की डायरेक्शन नोट कर देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है।
इज इक्वल टू 2ε0 यूनिट वेक्टर एन कैप ये प्लेन शीट के नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो आउटवर्ड डायरेक्शन शो करता है इन केस ऑफ सिग्मा ग्रेटर देन 0। अगर सिग्मा लेस देन 0 होगा तो ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ये फॉर्मूला में बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड कोऑर्डिनेट से तो हमने पहले ही माना था कि इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये फॉर्मूला से हमें पता चलता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन शीट का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कोऑर्डिनेट पर भी डिपेंडेंट नहीं है।